विद्यार्थियों नमस्कार मित्रों नमस्कार। हमने जो व्याकरण शास्त्र का जो टॉपिक लिया है अभी तक, उस व्याकरण शास्त्र के टॉपिक में हमारा जो टॉपिक था वो था संधि। हमने संधियों में अभी तक दो भेद पढ़े हैं। पहला हमने स्वर संधि पूरा कर लिया था। स्वर संधि के बाद हमने व्यंजन संधि का भेद पढ़ा। तो स्वर संधि में हमने देखा कि इसकी परिभाषा क्या थी। तो स्वर संधि की हमने परिभाषा देखी कि स्वर के बाद में स्वर आने पर, मतलब पूर्व पद में भी क्या आना चाहिए था, स्वर आना चाहिए था, और परपद में भी क्या आना चाहिए था, स्वर आना चाहिए था। जब दोनों पदों में स्वर आता है और उनसे जो होने वाला परिवर्तन, जो आदेश होता है, वो भी क्या होता है, स्वर। तो दो स्वरों के मिलने पर स्वर का आना, दो स्वरों के मिलने पर स्वर ही हो जाना क्या संधि कहलाती है, स्वर संधि कहलाती है। परपद में एक संधि में दो पद होते हैं, एक होता पूर्व पद जो पहला पद होता है, एक होता परपद जो दूसरा पद होता है। तो दोनों पदों में क्या होना चाहिए था, स्वर होना चाहिए था, और दोनों स्वरों के मिलने पर जो नया परिवर्तन होना चाहिए था वो भी क्या होना चाहिए था, स्वर होना चाहिए था। तो संधि कौन सी होती है, स्वर संधि। फिर हमने इसके आगे जो संधि पढ़ी है वो हमने पढ़ी व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि की परिभाषा क्या थी, व्यंजन संधि की परिभाषा थी कि पूर्व पद में तो क्या होना चाहिए, पूर्व पद के अंदर व्यंजन होना चाहिए। पूर्व में क्या होना चाहिए, पूर्व के अंदर व्यंजन होना चाहिए। और फिर अगे अपनी बात परपद की, तो परपद के अंदर व्यंजन भी हो सकता है और परपद में विसर्ग भी हो सकता है। लेकिन पहले पद में अर्थात पूर्व पद में तो व्यंजन ही होना चाहिए। तो अगर जिसके पूर्व पद में ऐसी संधि जिसके पूर्व पद के अंदर व्यंजन आता है वह व्यंजन संधि कहलाती है। तो हमने दोनों के अलग अलग भेद पढ़े। तो हम मोटी मोटी परिभाषा कह सकते हैं कि जिस संधि में स्वरगत परिवर्तन होता है वह स्वर संधि होती है, जिस संधि में व्यंजनगत परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि होती है, और इसी प्रकार जिस संधि के अंदर विसर्गत परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि होती है। मतलब विसर्ग के स्थान पर, देखिए स्वर के स्थान पर नया पद आना स्वर संधि थी, व्यंजन के स्थान पर नया शब्द आना व्यंजन संधि थी, और हम पढ़ रहे हैं कि विसर्ग के स्थान पर नया पद आना विसर्ग संधि कहलाती है। यदा विसर्गस्य स्थाने, जब विसर्ग के स्थान पर एकद पदम जायते या परिवर्तनम जायते, परिवर्तन होता है, वह विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग संधि की परिभाषा क्या होगी कि विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। जब दो वर्णों के मेल से विसर्ग में कोई परिवर्तन होता है, अब विसर्ग होता कहाँ है, पूर्व पद के अंत में विसर्ग होता है। तो विसर्ग के स्थान पर जो बदलाव होगा या जिस संधि में विसर्गगत परिवर्तन होगा वह संधि कौन सी कहलाएगी, विसर्ग संधि कहलाएगी। जिस संधि में विसर्गगत परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाती है। बिल्कुल क्लियर है। अब आज हम पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि पढ़ेंगे। हम विसर्ग संधि देखिए, हम लिखते हैं जो संधि पढ़ेंगे उसका नाम लिख देते पहले आपके सामने। हम आज जो संधि पढ़ रहे हैं वह है विसर्ग संधि। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। तो इतना तो हमने समझ लिया कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो विसर्ग संधि की परिभाषा तो हो गई है कि विसर्ग के स्थान पर होने वाला परिवर्तन, विसर्ग के स्थान पर जिस संधि में विसर्ग के स्थान पर कुछ परिवर्तन होता है वह संधि कौन सी होती है, विसर्ग संधि होती है। अब रही बात विसर्ग के बाद, देखो विसर्ग के बाद स्वर भी हो सकता है और विसर्ग के बाद व्यंजन भी हो सकता है। ये इसकी शर्त वो व्यंजन वाली शर्त है। व्यंजन में था हमारे इधर तो व्यंजन होना ही चाहिए, उधर स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता था। इसी प्रकार विसर्ग संधि में इधर तो विसर्ग आना जरूरी ही है। तो विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन होगा वह संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी। उधर की शर्त यह है कि इधर व्यंजन भी हो सकता है और इधर स्वर भी हो सकता है, लेकिन पूर्व पद में क्या रहेगा, विसर्ग रहेगा। अब देखिए हम विसर्ग संधि की परिभाषा के बाद में हम देखते हैं विसर्ग संधि का भेद। तो विसर्ग संधि का हम जो भेद पढ़ रहे हैं वो भेद कौन सा है, षत्व विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का हम जो भेद पढ़ रहे हैं
उसका नाम है सत्व विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग संधि पढ़ेंगे आज हम। कौन सी पढ़ेंगे? सत्व विसर्ग संधि। अब देखिए सत्व विसर्ग संधि हम पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा गुण संधि के अंदर पढ़ा, दीर्घ पढ़ी और हमने अयादि पढ़ी, वर्दी पढ़ी। तो देखिए हर संधि के नाम में, प्रत्येक संधि के नाम में उसकी परिभाषा होती है। जैसे हमने पढ़ा पहले दीर्घ संधि, तो दीर्घ हो जाना, किसी भी वर्ण, दो वर्णों के मिलने पर दीर्घ हो जाना, दो स्वरों के मिलने पर दीर्घ हो जाना, या समान वर्णों के मिलने पर दीर्घ हो जाना, वहाँ दीर्घ संधि थी। इसी प्रकार किसी संधि में पदों को मिलने पर, वर्णों के मिलने पर गुण हो जाता है, वह गुण संधि होती है। पदों के मिलने पर वृद्धि हो जाना, वृद्धि संधि थी। यण हो जाना, यण संधि थी। हमने पढ़ा व्यंजन संधि के अंदर पढ़ा, हमने व्यंजन के अंदर हमने पढ़ा, देखिए इश्चुत्व संधि पढ़ी, वहां पर क्या हो रहा था? इश्चु हो रहा था, मतलब त्व निकाल दिया हमने अलग। इसी प्रकार फिर हमने पढ़ा इष्टुत्व पढ़ा था। इष्टुत्व में देखो संधि कौन सी थी? इष्टुत्व संधि थी, जहां पर इष्टु हो रहा था। देखो जहां पर क्या हो रहा था? इष्चु हो रहा था, मतलब स और चवर्ग हो रहा था, तो वह संधि कौन सी थी? इष्टुत्व संधि थी। इष्टुत्व में क्या हो रहा था? इष्टुत्व संधि में स हो रहा था और टवर्ग हो रहा था, वह संधि कौन सी थी? इष्टुत्व संधि थी। हमने त्व को अलग निकाल लिया। इसी प्रकार जस्तव संधि में, जस्तव संधि में क्या हो रहा था? जस हो रहा था, हमने त्व निकाल लिया। तो जिस संधि में जस हो रहा था, जिस संधि में क्या हो रहा था? जस हो रहा था, वह संधि कौन सी थी? जस्तव। जिस संधि में इष्टु हो रहा था, वह संधि कौन सी थी? इष्टु। जिस संधि में इच्छु हो रहा था, वह संधि कौन सी थी? इच्छुत्व। और इसी प्रकार जिस संधि में क्या हो रहा था? चर। जिस संधि में क्या हो रहा था? चर हो रहा था, वह संधि कौन सी थी? चरत्व। और जिस संधि में देख लो क्या हो रहा है, इसको निकाल दो तो क्या बच गया? स। जिस संधि में स हो रहा है, स आदेश हो रहा है, यहाँ पर इच्छु आदेश हो रहा था, हमने त्व निकाल दिया। समय त्व निकाल दो आप, अपने आप समझ में आएगा। तो देखो त्व निकाला, क्या बच गया? इच्छु। तो जिस संधि में इच्छु आदेश हो रहा था, वह संधि कौन सी थी? इष्टुत्व संधि थी। जिस संधि में इष्टु आदेश हो रहा था, वह संधि कौन सी थी? इष्टुत्व संधि थी। जिस संधि में जस आदेश हो रहा था, वह संधि कौन सी थी? जस्तव संधि थी। जिस संधि में चर आदेश हो रहा था, वह संधि चरत्व संधि थी। और जिस संधि में स आदेश हो रहा है, वह संधि कौन सी हो गई? सत्व संधि। क्लियर? बिल्कुल सही, आराम से। तो जिस संधि में आदेश क्या हो रहा हो? स। किसके स्थान पर? विसर्ग के स्थान पर। यहाँ पर व्यंजनों के स्थान पर हो रहा था, तो व्यंजन संधि थी। और यहाँ पर जो स आदेश हो रहा है, वह किसके स्थान पर हो रहा है? विसर्ग के स्थान पर। तो जहाँ पर विसर्ग के स्थान पर स आदेश होता है, वह संधि कौन सी होती है? विसर्ग संधि होती है। कौन संधि होती है? विसर्ग संधि होती है। अब ये स आदेश कहाँ कहाँ होगा, ये हम समझेंगे, ये हम जानेंगे। तो देखिए हम सत्व विसर्ग संधि समझ रहे हैं, और सत्व विसर्ग संधि में हमने इतना समझ लिया कि सत्व विसर्ग संधि कहते किसे हैं। अब आपकी परिभाषा समझ में आ गई कि सत्व विसर्ग संधि किसे कहते हैं? जहां पर विसर्ग के स्थान पर स हो जाए, जहां पर विसर्ग के स्थान पर स हो जाए, वह संधि कौन सी होगी? सत्व संधि होगी। अब जब स कौन सा हो जाए, क्योंकि हमारे जो हमने पढ़ा सत्व में स ये लिखा हुआ है, तो यही स होगा। इसका सूत्र क्या होगा? सत्व विसर्ग संधि का सूत्र हमारे सामने है, विसर्जनीय शेष है। सत्व विसर्ग संधि का सूत्र क्या लिखा हमने? विसर्जनीय शेष है। हम इसका सूत्र लिखते हैं विसर्जनीय से, विसर्जनीय से, और हमने लिख दिया यहाँ पर स। ये इसका सूत्र है, विसर्जनीय शेष है। किस संधि का सूत्र है? सत्व विसर्ग संधि का है। सत्व विसर्ग संधि का सूत्र क्या होगा? विसर्जनीय शेष है। विसर्जनीय से का मतलब हो गया विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाना? स हो जाना। विसर्ग के स्थान पर स हो जाना विसर्जनीय से सत्व संधि कहलाती है। अब विसर्जनीय से का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा आज तक विसर्ग पढ़ा है, विसर्ग, और यहाँ लिखा है विसर्ज। देखिए जब हमने उच्चारण स्थान पढ़ा है, तो उच्चारण स्थान में हमने एक सूत्र पढ़ा है, अकु है विसर्जनीया नाम कंठ है। अकु है विसर्जनीया नाम, विसर्ज्य, क्या लिखा वहां पर? विसर्जनीया नाम, तो वही विसर्ज है यहाँ पर। विसर्जनीय नाम से यहाँ पर क्या लिया गया? विसर्ज। वहां पर विसर्जनीय नाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है,
और यहाँ पर विसर्जनीय में षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाना, स हो जाना। विसर्ग के स्थान पर स हो जाना संधि कौन सी है, सत्व विसर्ग संधि है। अब ये तो इतना तो ही है, तो जो सत्व विसर्ग संधि हमने पढ़ लिया। अब इसका जो अध्याय है, अष्टाध्यायी में जो ग्रंथ है कौन से, ये 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 34वां सूत्र है। हमारे अष्टाध्यायी ग्रंथ में 8वें पाद के 8वां कौन है, अध्याय है, 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 34वां सूत्र है ये 34 नंबर का सूत्र क्या लिखा हुआ है, विसर्जनीय से। अष्टाध्यायी खोल के हम देख सकते हैं, अष्टाध्यायी ग्रंथ खोल के देखेंगे तो पाणिनि ने इसी अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय था, 8वें अध्याय के तीसरे पाद पर सूत्र नंबर कितना है, 34, सूत्र नंबर 34 ये लिखा हुआ है विसर्जनीय से, अर्थात विसर्ग के स्थान पर स हो जाना। अब देखिए विसर्ग के स्थान पर स तो हो जाना, लेकिन इससे पहले, इससे विसर्ग के स्थान पर स हो जाना ठीक है, लेकिन इससे पहले इन्होंने एक सूत्र और लिखा था, और वो सूत्र क्या था, वो था खर वसानयो है विसर्जनीय है, खर वसानयो है विसर्जनीय है। इसका मतलब देखो हम लिख के देखेंगे, मैं लिख रहा हूं यहां पर, इसको ध्यान से देखना है, फिर सूत्रों का एक सूत्र बनेगा, खर वसानयो है, खरे वसानयो है विसर्जनीय है, विसर्जनीय है। ये पूरे सूत्र हमारे आगे वाले संधियों तक काम आएंगे। खर वसानयो है, खरे वसानयो है विसर्जनीय है, ये 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 15वां सूत्र है। हमारे अष्टाध्यायी में जो पाणिनि ने जो सूत्र लिखा है वो 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 15वां सूत्र है। 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 15वां सूत्र, मतलब इसके पहले ये है, देखो आप, ये बाद का सूत्र ये पहला है। तो इससे हमने, अब इसमें ये तो था, इस सूत्र में क्या था कि विसर्ग के स्थान पर स हो जाना, लेकिन कब हो जाना, इस सूत्र से उधार लेंगे हमने जब दीर्घ संधि पढ़ रहे थे तब हम वहाँ पर अनुवर्ती ले रहे थे। हम जब स्वर संधि पढ़ रहे थे या व्यंजन संधि पढ़ रहे थे, तो अगर संधि के सूत्र में कोई कमी होती, कुछ सूत्र छूट जाता, तो हम पहले वाले सूत्र से कुछ अनुवृत्ति लेते, उधार लेते। तो इस सूत्र में कुछ छूट रहा है, तो जो अनुवृत्ति होगी वो इसके पहले वाला सूत्र कौन सा, ये, इससे अनुवृत्ति होगी। तो यहाँ लिखा है खर वसानयो है विसर्जनीय है, इसको हम बाद में समझेंगे कि विसर्ग होगा, लेकिन इसमें से अनुवृत्ति किसकी, इस सूत्र में से अनुवृत्ति हम किसकी लेंगे, इस सूत्र में से अनुवृत्ति लेंगे हम किसकी, खर की। किसकी लेंगे अनुवृत्ति, खर की। खर का मतलब या खर एक प्रत्याहार है। ध्यान से देखना, जब हम ये सूत्र समझेंगे तब इस सूत्र को हमें समझने के लिए खर की आवश्यकता होगी। वो खर आएगा कहाँ से, क्योंकि फिर बात के अंदर आप पूछोगे सर ये खर कहाँ से आया है, सर ये खर कहाँ से आया है। खर एक प्रत्याहार है, और खर, जो खर प्रत्याहार की अनुवृत्ति हमने कहाँ से ली है, खर वसानयो है विसर्जनीय, यहाँ से हमने इस खर की अनुवृत्ति ले ली। तो खर के अनुवृत्ति लेने के बाद में जो सूत्र बनेगा वो सूत्र क्या होगा, उसको हम नीचे लिखते हैं। देखिए जो इसका मुख्य सूत्र बनेगा वो होगा खरी विसर्गस्य स्थाने शेषात्। देखो ध्यान से मैं लिख रहा हूं यहाँ पर खरी, ये सूत्र मेन काम का सूत्र। अब ये खरी, खरी का मतलब हो गया, देखो खरी में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी। खरी शब्द में, खरी प्रत्याहार में कौन सी विभक्ति लिखी हुई है, सप्तमी। और हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि सूत्र में जहां पर सप्तमी होती है, सूत्र में जहां पर सप्तमी होती है वो पद कहाँ होता है, बाद में होता है, मतलब पूर्व पद होता है या पर पद होता है, पर पद में जाएगा। जहां पर सप्तमी होती है वो कहाँ जाएगा, पर पद में जाएगा। तो खरी, खरी विसर्गस्य स्थाने, ये यहां से ले रहे हैं हम, देखो क्योंकि विसर्ग से मतलब विसर्गीय स्थाने हो गया इसका। तो खरी विसर्गस्य स्थाने, विसर्गस्य, खरी विसर्गस्य स्थाने शेषात्, शेषात् ये ले लिया हमने। खरी विसर्गस्य स्थाने शेषात्। अब खरी कहाँ से आया, यहाँ से आया। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ विसर्जनीय का मतलब विसर्ग के स्थान पर क्या जाना से, ये लिख दिया हमने, विसर्ग के स्थान पर से आ जाना। कब, कब, विसर्गस्य स्थाने शेषात्। इस लाइन का मतलब, इधर की लाइन का मतलब क्या हो गया, पढ़ो देंगे आप। यहाँ लिखा हुआ है विसर्गस्य स्थाने शेषात्, विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। कब हो जाता है, खरी, मतलब खर आने पर हो जाता है। खर एक प्रत्याहार है जिसको हम बढ़ाएंगे भी, तो खर
कब आएगा खर? पर पद में आएगा, क्योंकि सूत्र में जहां पर सप्तमी होती है, सूत्र में जहां पर सप्तमी होती है वो पद बाद वाला होता है और पहले क्या होता है? विसर्ग। और एक चीज और, विसर्ग हमेशा लगता है स्वर के बाद, विसर्ग कभी भी व्यंजन के बाद में नहीं आता है, विसर्ग हमेशा स्वर के बाद में ही आता है। उदाहरण देख लो आप, ये हमने लिखा कै और कै के बाद विसर्ग आ सकता है, हमने लिखा यहाँ पर तय, तय के बाद विसर्ग आ सकता है। तो विसर्ग हमने लिखा यहाँ पर की, यहाँ की के बाद विसर्ग आ सकता है क्योंकि यहाँ स्वर है। हमने यहाँ पर कै में से कै निकाला और ए निकाला, ए के बाद में विसर्ग आएगा। इसी प्रकार तय में है तो तय में तय ले लिया, तय के बाद तय में से क्या निकल गया? ए, इसके विसर्ग हो सकता है। ये कौन है? कै, तो कै के बाद कौन आ गया? हलंत, और आगे कौन आ गया? ई, यहाँ विसर्ग लग सकता है। तो मतलब विसर्ग जो लगेगा वो स्वरों के बाद में लगेगा, व्यंजन के बाद में। अभी कभी आपने ये देखा होगा कि तय के हलंत लगाएगा और विसर्ग लगाएगा, ये नहीं हो सकता। विसर्ग हमेशा स्वरों के बाद में लगता है। तो इतना हम समझ रहे हैं। इसको दोबारा देख लो इस लाइन को। ये लाइन हमें क्या बोल रही है? ये पंक्ति हमें बोल रही है कि खरी विसर्ग से स्थाने से शाद, कि खर प्रत्याहार बाद में होने पर, खर प्रत्याहार बाद में होने पर विसर्ग से स्थाने, विसर्ग के स्थान पर से शात, से हो जाता है, से हो जाता है। इतना हम समझ चुके हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो स क्यों बनेगा? सत्व संधि में स क्यों बनेगा? अगर खर प्रत्याहार बाद में होगा तो बनेगा, खर प्रत्याहार बाद में होगा तो बनेगा। अब हम इसको यहाँ समझ लेते हैं थोड़ा। ये लाइन में ध्यान रखना है, इसको याद रखना है। तो इसको याद रखना है, खरी विसर्ग से स्थाने से शाद, ध्यान रखना इस चीज को। हम इसको आगे समझते हुए, आगे जब इसको समझेंगे तो हम पहले समझते हैं खर। देखो विसर्ग क्या है? विसर्ग तो हो गया आपके सामने, ये विसर्ग है। हमने इसको पहले क्या ले लिया? इसको ले लिया हमने पूर्व पद। क्या ले लिया? पूर्व पद। ये तो हो गया पूर्व पद। तो पूर्व पद में क्या होना चाहिए? विसर्ग। और पर पद में क्या होना चाहिए? पर पद में होना चाहिए खर प्रत्याहार। पर पद में क्या होना चाहिए? खर प्रत्याहार। अब खर में क्या चीज आएगी? तो खर में जो चीज आएगी वो प्रत्याहार लेंगे हम, और प्रत्याहार कहाँ से लेंगे हम? ख। हमारा जो महेश्वरी सूत्र था, देखो हमने जब स्वर संधि पढ़ना प्रारंभ किया तब मैंने कहा था आपको कि भाई जब तक महेश्वरी सूत्र याद नहीं होगा तब तक हमें संधि आना बड़ी नामुमकिन है। संधि बिल्कुल भी नहीं आ सकती है। महेश्वरी सूत्रों का संधि के अंदर पूरा रोल है, पूरी भूमिका है। जब तक ये इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा, महेश्वरी सूत्र अगर संधि में नहीं आता तो संधि नहीं बनती, संधि नहीं। मतलब मुख्य जो कलाकार है, जो मुख्य भूमिका अदा करने वाली चीज है वो कौन सा है? महेश्वरी प्रत्याहार है। तो उस महेश्वरी सूत्र से ही पूरी चीजें ली हुई है। खर में देखो आप, खर में क्या आ रहा है? खर में हम लिख रहे हैं ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, क, प, य, श, क्ष, स और र। देखिए ये सूत्र हमारा ख प छ ट के ख से लगा करके स र के र तक, ये हमारा महेश्वरी सूत्र है। अब एक बात और देखिए, खर प्रत्याहार में शब्द कितने होते हैं? खर प्रत्याहार में 13 वर्ण होते हैं। खर प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? 13 वर्ण होते हैं। और हम देखते हैं कि महेश्वरी सूत्र का जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण होता है वो कभी सूत्रों में नहीं आता है। तो इत संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं? वह इत संज्ञक वर्ण है, ये वह हमारे काम नहीं आएगा। ये इत संज्ञक वर्ण है, ये काम में नहीं आएगा। र इत संज्ञक वर्ण है, र काम में नहीं आएगा। अब जो वर्ण काम आने वाले हैं वो हमारे सामने हैं। अब इसको भी अगर हम ढंग से एक बार और समझ लेते हैं, देखो याद करने का सबसे सरल तरीका आगे से हम बताते जाएंगे। अब कईयों को खर प्रत्याहार याद नहीं हो रहा है, या जो ऐसे बच्चे जो संस्कृत पहली बार ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि 10th में ऐसे कई बच्चे आते हैं, 9th में ऐसे कई बच्चे आते हैं जो सीबीएसई स्कूल से आते हैं, या मान लो किसी और अदर स्कूल से भी आते हैं और उन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ी है या उनको नहीं पढ़ाई गई है, तो उनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है कि खर क्या चीज़ है, महेश्वरी सूत्र क्या है, राम शब्द क्या है, वो नहीं जानते हैं। तो खर एक प्रत्याहार है। इस खर प्रत्याहार को हम आसानी से कैसे समझते हैं? खर प्रत्याहार समझने के लिए देखिए आप, ये क्या लिखा हुआ है? कै लिखा हुआ है। कै को सब जानते हैं, हिंदी इतनी तो आती है कै, और कै के बाद में क्या आ गया? ख। तो कै और ख कै वर्ग के पहला दूसरा वर्ण हो गया, पहला और दूसरा वर्ण हो गया। आगे देखिए हम च वर्ग में आते हैं, ये च पहला वर्ण और छ
दूसरा वर्ण, तो च वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण हो गया। अब लेते हैं इधर कौन, ट लेते हैं, और ट के बाद क्या ले लिया हमने, ठ ले लिया, तो ट वर्ग के दोनों वर्ण हो गए। फिर हमने क्या ले लिया, तय ले लिया और थ ले लिया, तो तय और थ, तय वर्ग के दोनों वर्ण हो गए। फिर हमने क्या ले लिया, इधर प ले लिया, इधर फ ले लिया, तो प वर्ग के दोनों वर्ण हो गए। मतलब क, च, ट, तय और प, पांचों वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण आ गया खर प्रत्याहार में, और तीनों से आ गए। क्लियर बिल्कुल। अब आराम से बता सकते हैं कि खर प्रत्याहार में क्या आएगा, पहला दूसरा वर्ण और तीनों से। सही है, ये खर प्रत्याहार है। इस खर प्रत्याहार को हम सही क्रम से जमा देते हैं एक बार। देखो खर प्रत्याहार में कितने वर्ण, 13 वर्ण हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 वर्ण खर प्रत्याहार में आते हैं। 5 वर्गों के 2 2 वर्ण 10 हो गए, तीनों सौ हो गए 3, तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 13 वर्ण। खर प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। खर प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। खर प्रत्याहार कहाँ आएगा, विसर्ग के बाद आएगा। खर प्रत्याहार कब आएगा, विसर्ग के बाद आएगा। और अगर विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार आएगा तो बनेगा क्या, स। अगर खर प्रत्याहार विसर्ग के बाद में आएगा तो विसर्ग के स्थान पर जो बनने वाली चीज है वो क्या होगी, स। और एक चीज और, यहाँ पर विसर्ग क्या है, स्थानीय वर्ण है। हम शुरू से संधि पढ़ते आ चुके हैं कि जो पद अपना स्थान छोड़ता है उसे हम स्थानीय वर्ण कहते हैं। तो विसर्ग संधि में जो स्थान छोड़ेगा वो पद कौन सा होगा, विसर्ग होगा, और इसके स्थान पर जो पद आएगा वो क्या होगा, स होगा। वो क्या होगा, स होगा। इतना हम समझ चुके हैं। अब इनको हम सही क्रम में लिख देते हैं एक बार पहले। तो सही क्रम में लिखने के लिए देखिए आप बिल्कुल ध्यान से, एकदम से पहला वर्ण क और क के बाद में आ गया ख, पहला वर्ण च और बाद में आ गया क्ष, पहला वर्ण ट बाद में आ गया ठ, पहला वर्ण त बाद में आ गया थ, पहला वर्ण प और बाद में आ गया फ, और तीनों आ गए श, ख और स। अब देखिए ध्यान से, ये तीनों चीजें आ चुकी, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ कौन है, विसर्ग, विसर्ग के बाद में ये खर प्रत्याहार है। ये क्या चीज है, ये खर प्रत्याहार है। इस खर प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है। बिल्कुल ध्यान से देखना इस चीज को। अब देखो आप कि यहाँ पर तीनों सभी आ गए और यहाँ विसर्ग आ गया। अब सत्व संधि में स बनेगा कौन सा, सत्व संधि में स वही बनेगा जो सूत्र में लिखा हुआ है। और सूत्र में स कौन सा लिखा हुआ था, विसर्जनीय से स में ये स, तो यही स बनेगा। अब आगे चेंजिंग कैसी होगी ये हम पिछले सूत्रों से मालूम करेंगे जो व्यंजन संधि की तरफ पढ़ चुके हैं। तो पहले हम इसमें से देखो क्लियर करते हैं कि इनमें से दो वर्ग निकलने वाले हैं। वो वर्ग कौन से निकलने वाले हैं, पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं क्योंकि बात के अंदर समस्या नहीं हो जाए। तो हम पहले इसमें से कै वर्ग को और पै वर्ग को यहाँ से अलग करेंगे। अब क्यों करेंगे, ये पहले ध्यान से सुनने की बात है, क्योंकि जब क्लास चलती है हमारी तो बीच बीच में समस्या आती है। किस तरह अगर विसर्ग के बाद में ये आ जाए तो ये तो हमें बताया नहीं था, और न ये किसी पासबुक में लिखा हुआ है, न किसी हमारे ग्रामर में जो 10th की ग्रामर है, एक्सलेंट है, संजीव जो भी है, उसमें कहीं ऐसी चर्चा नहीं होती है। तो हम समझते हैं कि कै वर्ग को और पै वर्ग को हम क्यों निकालेंगे। देखो कै वर्ग होता है वो जीवा मूल्य होता है। उच्चारण स्थान में जो कैख है, ये कैख है दोनों, कैख है जीवा मूल्य वर्ण है दोनों, और पैप है दोनों जीवा मूल्य वर्ण है दोनों। ये दोनों उपपद्यमानीय हैं, ये जीवा मूल्य, ये उपपद्यमानीय हैं। अगर हम उच्चारण स्थान की सारणी देखें तो उस सारणी में लिखा हुआ है कि ये दोनों वर्ण और ये दोनों वर्ण, ये जीवा मूल्य के वर्ण हैं और ये उपपद्यमानीय हैं। तो जीवा मूल्य वर्ण और उपपद्यमानीय के लिए एक सूत्र अलग से, इन चारों के लिए एक सूत्र और आया है। और वो सूत्र कौन सा है, वो सूत्र हमारा देखिए कुपवोच है। सूत्र कौन सा हो, कुपवो है। हम इधर लिख देते, साइड में लिख देते हैं इनको निकालने के लिए। कुपवो है, आगे लिखा हुआ है चे, क्या लिखा हुआ है, कुपवो है चे। उस सूत्र में क्या होता है, ये जो अर्ध विसर्ग का चिन्ह होता है, ये जो चिन्ह है ये आधे विसर्ग का चिन्ह होता है। ये इस प्रकार का जो चिन्ह होता है वो किसका होता है, अर्ध विसर्ग। तो अर्ध विसर्ग ये जीवा मूल्य वर्ण है, कै और पऊ। क्या लिखा है, कै और पऊ, और आगे हमने यहाँ क्या लिख दिया है, चे। क्या लिख दिया हमने, चे, कै पऊ चे।
ये कुपोच आ गया ना, तो कु और पे, जो कु का मतलब कै वर्ग, पे का मतलब हो गया पे, ये इन दोनों वर्ण को अलग निकाल लेते हैं। ये संधि वैसे अपने सिलेबस के बाहर की संधि है, कंपटीशन लेवल की आगे बहुत आगे संधि आती है, लेकिन अगर फिर भी कोई समझना चाहे तो हम मुझको बता सकते हैं। अगर बोर्ड के अलावा कोई विद्यार्थी इसको समझना चाहेगा तो हम उसको अलग से वीडियो भेज सकते हैं। और ये अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 37वां सूत्र है। ये सूत्र कहां से लिया हमने? अष्टाध्यायी के 8वें पाद के 8वां अध्याय, ये तीसरा पाद का 37वां सूत्र क्या है? कुपवोच है। आप खोल के देख सकते हैं, हमने एक एक चीज आपको क्लियर की है, कहां सूत्र कौन सा रखा हुआ पूरा हमने बताया आपको। तो ये 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 37वां सूत्र है, कुपवोच है। तो कुपवो में कौन कौन आ गया? कै वर्ग और पै वर्ग। तो हम यहां से कै वर्ग और पै वर्ग को निकाल देंगे। बिल्कुल सही है। अभी इनका देखो विसर्ग का क्या बनेगा? बनेगा तो विसर्ग का कुछ ना कुछ, यहाँ पर विसर्ग का कुछ बनेगा, लेकिन ये हमारी चीज है ही नहीं, कोर्स में नहीं है चीज। अगर फिर भी अगर कोई पूछना चाहेगा तो हम जरूर बताएंगे इसके बारे में। तो इनको हम अलग निकाल देते हैं। किनको? कै खे को अलग निकाल दिया हमने और पै फे को अलग निकाल दिया हमने, ताकि बाद में हमारी समस्या नहीं हो। अब ये हमारे बोर्ड की चीज रहेगी, ये 10th बोर्ड तक इतनी चीज आती है केवल हमारे पास में, खैर है। अब समझ गया आप भाई, कै खे और पै फे हमने बाहर ले लिया, उनके लिए अलग से सूत्र आएगा दूसरा। तो ये सूत्र जो बच गया इनका, वो कौन सा हो गया? विसर्जनीय से, विसर्जनीय से। अब इन चीज को हम समझेंगे तो इसको अलग लिख देते हैं हम। देखो इसको तो हम अलग ले लेते हैं पहले, क्योंकि ये इधर की चीज रहेगी, तो इसको इधर ले लो आप। अब ये चीजें आ गई। अब इन चीजों आने के बाद देखो जो कुछ परिवर्तन होगा विसर्ग के स्थान पर होगा, और विसर्ग के स्थान पर से आएगा। बाद वाला पद कौन सा होना चाहिए? चैथ है, टैठ है, तैथ है, और यह तीनों प्रकार के श, ये इनके बाद वाले पद होने चाहिए। इतना क्लियर है? हमने इतनी अभी तक प्रस्तावना पढ़ी संधि की, तो संधि में स बनेगा, कैसे बनेगा, आगे क्या होना चाहिए, पहले क्या होना चाहिए, क्यों बनेगा, सब चीजें हम यहाँ तक लगभग हम संधि के नजदीक पहुंच चुके हैं। क्योंकि आगे हम एक साथ अगर पूरी संधि बताते तो समस्या ज़्यादा हो जाती। अब हम लगभग संधि के पास के अंदर पहुंच चुके हैं कि भाई अब विसर्ग के बाद में ये चीज़ें होगी तो क्या बनेगा? स बनेगा। अब ये स 3 प्रकार के होते हैं संधि में, वो 3 प्रकार के स कैसे बनेंगे ये हम समझेंगे। व्यंजन संधि के अनुसार हमारी व्यंजन संधि भी काम आएगी यहाँ पर, क्योंकि हमने व्यंजन संधि पढ़ ली है। अगर हम व्यंजन संधि को नहीं पढ़ते या व्यंजन संधि का हम इष्टुत्व और इष्टुत्व नियम नहीं पढ़ते तो ये संधि बिल्कुल किसी को भी नहीं आएगी। जिस बच्चे ने इष्टुत्व संधि इष्टुत्व संधि नहीं पढ़ी है उसके लिए सत्व संधि समझना बेकार है। अगर सत्व संधि समझना है तो मैं इष्टुत्व और इष्टुत्व ये दोनों संधियां पहले देखनी होगी, क्योंकि उन संधियों की भूमिका यहाँ पर भी मेहमान संधियां हैं। कई बार देखते हैं हम एक पूरी मूवी के अंदर कुछ कलाकार ऐसा भी आता है, बड़ा कलाकार ऐसा आता है जो 2, 4, 5 मिनट की भूमिका अदा करता है, लेकिन उसकी भूमिका खास होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर भी जो इष्टुत्व संधि इष्टुत्व संधि आएगी वो अपनी भूमिका यहाँ पर अदा करेगी, लेकिन कुछ समय के लिए करेगी, लेकिन महत्वपूर्ण करेगी, ये और चीज है। तो अपनी भूमिका अदा करना यहाँ पर बिल्कुल जरूर है। तो ध्यान से देखो इसको। अब हमने ये देख लिया, अब हम उदाहरण समझते हैं इसका। उदाहरण देखिए, उदाहरण देखने के लिए हम देखते हैं इसको। पहला उदाहरण हम समझते हैं। उदाहरण पहला हमारे पास में रामश टिकते। उदाहरण क्या लेंगे हम? रामश टिकते, रामश टिकते। अब रामश टीकते में जो उदाहरण है इधर देखो, रामश टीकते में हमने पहले ले लिया यहाँ पर रामह धन टीकते। हमने क्या ले लिया यहाँ पर? रामह धन टीकते, ये ले लिया उदाहरण हमने। उदाहरण कौन सा दिख रहा है? रामह धन, पहले चलती वाला ले लेते हैं हम, टी बाद में आएगा क्योंकि इष्टुत्व संधि आएगी, तो पहले हम चलती से स्टार्ट करते हैं, चय वर्ग से स्टार्ट करते हैं। पहले रामह चलती, ये ले लिया हमने रामह चलती। अब देखिए रामह चलती में यहाँ क्या दिया हुआ है? विसर्ग दिया हुआ है, और पूर्व पद में क्या है? विसर्ग है, और पर में क्या होना चाहिए? खर प्रत्याहार। तो चय किसका है? खर प्रत्याहार का है। चर किसका है? जो चय है वो खर प्रत्याहार का शब्द है, क्योंकि खर प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आता है। तो यहाँ पर चय भी आ सकता है, यहाँ पर छय भी आ सकता है, यहाँ पर तय और ठ आ सकता है, यहाँ पर तय थ, इनमें से कोई भी एक वर्ण। यहाँ 2 वर्ण एक साथ नहीं आ सकते, दोनों में से एक वर्ण आएगा, यहाँ पर आएगा तो ठीक है।
ये विसर्ग है। अब जो परिवर्तन होगा वो इस विसर्ग के स्थान पर होगा। तो हम संधि करते हैं रा मैं, इतना कर लिया हमने। अब जब सत्व संधि है और हमने सूत्र के अंदर पढ़ा है तो विसर्ग के स्थान पर जो पद आएगा वो क्या आएगा, स आएगा। और स भी कौन सा आएगा, विसर्जनीय से स वाला स आएगा, मतलब दंती से आएगा। यहाँ पर लृतुलशानाम दंत वाला स, ये स आ गया, बिल्कुल सही है। आगे हमने लिख दिया चलती, क्या लिख दिया, चलती। अब हमें बड़े ध्यान से देखना है, हमने यहाँ चलती लिख दिया। अब इतना कहते ही हमारे पास में एक व्यंजन संधि का उदाहरण आ जाना चाहिए तुरंत दिमाग में। अगर हमने व्यंजन संधि की इच्छुत्व पढ़ा है, और इच्छुत्व में सूत्र क्या है, इच्छुत्व का सूत्र है इस्तो है, इश्चुना, इच्छु है। सूत्र क्या है, इस्तो है, इश्चुना, इच्छु है। ये हम सूत्र पढ़ चुके हैं। मतलब इसके अंदर क्या बनेगा, ये बनेगा सवर्ग और चवर्ग बनेगा। कब बनेगा, जब ये वर्ग इसके सहयोग में होगा। मतलब ये जो इस्तो लिखा हुआ है, इस्तो का मतलब हो गया स स्लेट वाला दंती से, ये तैवर्ग। तो इस सवर्ग स के और तैवर्ग के बाद में या पहले, मतलब इन दोनों के संपर्क में यदि ये आता है, चाहे ये पहले हो चाहे ये बाद में हो, बदलना इसको है। देखो हम कई बार संधि पढ़ते हैं कि बाद में आने पर ये हो जाएगा, इसमें नहीं लिखा हुआ बाद में आने पर है, इसमें लिखा हुआ है इस्तो के संपर्क में आने पर है। अब संपर्क में कब आएगा, अगर ये पद पहले भी आ जाएगा तो भी संपर्क में आएगा, ये पद बाद में आ जाएगा तो भी संपर्क में आएगा। जैसे हम जोड़ रहे हैं यहाँ पर 2 + 1 = 3, आना क्या है 3, इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1 + 2 = 3। तो कभी आ जाओ बनेगी वो चीज ही। इस संधि में ये नियम है, चाहे ये पद बाद में आ जाओ चाहे ये पद पहले आ जाओ, लेकिन इसकी भूमिका होनी चाहिए। अब ये स्थानीय वर्ण भी होता है, क्योंकि जो कुछ बनेगा इसके स्थान पर है। अगर ये पहले आएगा या बाद में आएगा तो ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा। इस स की जगह क्या बन जाएगा, ये स बनेगा, और तैवर्ग की जगह क्या बन जाएगा, चैवर्ग बन जाएगा। कब ये आएगा, तब ये आएगा तब। इसका आना जरूरी था, लेकिन इसका आना ये जरूरी था कि ये पद पहले भी आ सकता है, ये पद बाद में भी आ सकता है, लेकिन इस पद का आना जरूरी है। अगर ये पद नहीं आता तो फिर बिल्कुल ये वर्ग नहीं बनता, ये आने पर ये बना है। तो देखो यहाँ पर क्या गया, स, क्या गया स, और यहाँ पर क्या गया च। मतलब इस्तो के बाद में इनमें से कुछ भी आ जाओ, स के बाद में ये स आ सकता है, स के बाद में च वर्ग आ सकता है, बनेगा क्या, ये स। मतलब ये जरूरी नहीं है कि स के बाद में सही आओ, स के बाद में च वर्ग पूरा आ सकता है, लेकिन चेंज क्या होगा, बदलेगा क्या, स बदलेगा। त के बाद में कुछ भी आ जाओ, बदलेगा क्या, च बदलेगा। समझ रहे हैं चीज, हमने इच्छुक संधि पढ़ ली पहले, हमने समझ ली, खूब समझी है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ स के बाद में स नहीं है, स के बाद में कुछ भी हो, लेकिन जो आएगा वो ये स आएगा। अब स के बाद में देखो च भी हो सकता है, स के बाद में छ भी आ सकता है, स के बाद में जय जहाज वाला आ सकता है, जय झरना वाला आ सकता है, कुछ भी आओ स के स्थान पर ही आएगा। त के बाद में देखो, त के बाद में ये भी आ सकता है तो भी बनेगा च। त के बाद में कुछ भी आ जाओ इनमें से, बनेगा क्या, च बनेगा त के स्थान। मतलब पहले वर्ग के स्थान पर पहली चीज बनेगी, दूसरे वर्ण के स्थान पर दूसरी चीज बनेगी यहाँ से। तो इसको हम समझते हैं, देखो ध्यान से, ये हमने देख लिया है। तो यहाँ पर ये स आ गया और स के बाद में च आ गया, तो इसके स्थान पर है बनेगा तो सही, लेकिन स कौन सा बनेगा, एक ही स है, इच्छु में एक ही स है, वही स बनेगा। अब ये हमने क्या लिख दिया, रा, और ये हमने क्या लिख दिया, श, ये क्या लिख दिया हमने, चलती। अब हम ध्यान रखना है विशेष, कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं हो भाई ये स कैसे आ गया। ये स हमने समझा इच्छुत्व संधि से, इच्छुत्व का नियम था। हमने जब संधि पढ़ी, इच्छुत्व संधि पढ़ी, रामस्था, वहां पर रामस्था, यहाँ से संधि शुरू कौन सी होगी, इच्छुत्व संधि स्टार्ट हो गई। यहाँ से हम बना रहे थे उसमें रामस्था चलती बना रहे थे, उसमें तो इच्छुत्व संधि हो गई थी। अब यहाँ पर जो स बना है वो विसर्ग का बना है, यहाँ जो स बना किसका, विसर्ग का बना है, इसलिए विसर्ग में आ गई ये चीज पूरी। रामस्दन चलती में, अब इसको बनाओ पूरा, रा, ये क्या आ गया, ये आ गया आपके रा, ये आ गया मैं, स की जगह ले लो स, और ये हो गया चलती, रामस चलती। कहीं भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बस ये यहाँ थोड़ी समस्या है। तो अगर ये आपने इच्छुत्व संधि पढ़ी है तो ये समस्या भी नहीं होगी। जो संधि पहली बार पढ़ रहा सत्व है उसके समस्या होगी, हमें पता है समस्या किसकी होगी और किसकी नहीं होगी। जिसने इच्छुत्व संधि का वीडियो पूरा ढंग से देखा है उसके समस्या सत्व में कहीं भी नहीं होगी, उसके लिए संधि बड़ी आसान होगी।
उसके लिए संधि बड़ी आसान होगी। ये हमें विषय ध्यान रखना है। अब हम इसका अगला जो सूत्र देखते हैं वो ध्यान से देखना है। सूत्र क्या है, बिल्कुल एक एक बात ध्यान से सुनना है, सुनने वाली बात को विशेष आपको इसको देना है। तो आगे देखिए इसका हम समझते हैं। अगला उदाहरण जो समझते हैं हम चेक के बाद में हमने समझ लिया, चेक का समझ लेते हैं एक उदाहरण। इसके उदाहरण हमने खूब समझाएंगे बोर्ड के ऊपर। हम उदाहरण हमने समझ लिया, नी है धन छल है, नी है धन छल है, देख रहे हैं बिल्कुल, ये हमने लिया नी है धन छल है ले लिया। तो नी के स्थान पर तो क्या हो गया नी, और विसर्ग का क्या बनेगा, ये सब बनेगा। आगे क्या लिख दिया हमने, क्षल है। अब ध्यान से देखो, ये स के बाद में वही च वर्ग वाला आ गया, च है। तो जब स के बारे में च वर्ग आता है तो इस्तो है, इश्चुना, इश्चु, वही नियम वापस आता है। हमने कहा था च हो चाहे छ हो चाहे जो कुछ भी हो, अगर ये स हो गया तो इसके स्थान पर जो चेंजिंग होगी, जो बदलाव होगा वो स का ही होगा। तो स यहाँ पर कौन सा आएगा, निश, ये स आ गया, ये स आधा हो गया, ये लिया हमने शल है। मिलाइए इन सबको मिला दो, नी स के स्थान पर स हो गया और लिख दिया हमने क्षल है। संधि कौन सी होगी, निश्चल है। संधि विच्छेद क्या हो गया, निधन छल है। बहुत ही आसान संधि है, बिल्कुल संधि है। ये क्लियर हो गया आपके। अब देखिए, ये मैं आपको समझाने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है, ये समझाने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है, इसलिए ध्यान से समझना। अब इसमें देखिए, मैंने एक चीज बता रहा था बार बार मैं इसको। अब हमें जो संधि हमने च का उदाहरण समझ लिया, छ का उदाहरण समझ लिया, हम आएंगे अब पहले ट के उदाहरण में आएंगे। त के पहले ट से टमाटर वाले उदाहरण में आएंगे हम। टमाटर खाते हो कभी, लाल रंग का होता है, हरा भी होता है। अब देखिए, रामश, रामे धन टीकते, क्या लिखा है, रामे धन टीकते लिखा हुआ है। देखिए विसर्ग के बाद में ट आ गया, तो ट आ गया मतलब खर है। ये खर के अंदर पहला दूसरा वर्ण होता है, तो हमने लिख दिया रा की जगह रा लिख दिया, माँ की जगह मैं लिख दिया। विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन होगा वो किस में होगा, समय होगा। वापस इसको यहाँ ले आओ, तो यहाँ पर क्या हो गया, टीकते, क्या हो गया, टीकते हो गया। अब रा की जगह रा लग गया, मैं की जगह मैं आ गया, ठीक है। अब स के स्थान पर देखो, स के बाद में क्या है, ट, और स के बाद में ट है, तो तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए कौन सी, इस्तो है, इष्टुना, इष्टु है, इस्तो है, इष्टुना, इष्टु है। ये संधि हमारे दिमाग में आनी चाहिए, क्योंकि जब हमने इस्तो इष्टुना पढ़ रहे, इष्टु हो रहा था, और जब हम पढ़ रहे इष्टु तो संधि पढ़ रहे हैं, तो उसका सूत्र क्या था, वो सूत्र था इस्तो है, इष्टुना, इष्टु है। मतलब है यही बात कि ये पद आगे भी हो सकता है, ये पद पीछे भी हो सकता है, लेकिन बनेगा क्या, इष्टु। इस से का बनेगा ये से, और तय वर्ग का बनेगा पूरा ट वर्ग। समझ गए बिल्कुल। वहां पर से का क्या बन रहा था, लृतु लशानाम दंत, ये से है, उसका क्या बन रहा था, यहाँ पर से संकर वाला बन रहा था, और यहाँ से बन गया खटकोण वाला बन गया। ये विशेष धारणा है, मतलब इस्तो के स्थान पर इष्टु बन जाना। अब ये सब समझते हैं, इसके स्थान पर तो ये हो गया, इसके स्थान पर तो इस संधि में क्या हो गया, ये हो गया, और इस तय वर्ग के स्थान पर क्या हो गया, ट वर्ग पूरा हो गया। मतलब तय अगर बदलेगा तो तय के स्थान पर चाहे तय के बाद में स आ जाओ, चाहे तय के बाद में ट आ जाओ, तय के बाद में ठ ड कुछ भी आ जाओ, तय के स्थान पर बनेगा क्या, ट ही बनेगा। क्या बनेगा, ट बनेगा। तो इसकी देखिए हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर देखा है कि स है, अब स के स्थान पर जो बदलेगा ट होने पर तो क्या आएगा, स का सही वापस आएगा, तो स कौन सा आएगा, खटकोण वाला आ गया। आगे क्या लिख दिया हमने, टीकते, क्या लिख दिया हमने, टिक दिया हो गया। अब इनको मिला दीजिए आप, रा में से आधा अर्धमात्रिक है, आगे क्या आ गया, टीकते। ये हो गया रामश टीकते। क्या हो गया, रामश टीक दे। ये आराम से संधि समझने वाली चीज है, इतनी कोई इसमें वो चीज वाली बात है नहीं, इसलिए ध्यान से देखिए, ये समझना आसान है। प्रश्न आपको पूछा जाता है, मान लीजिए कि क्लास का एक प्रश्न था, क्योंकि प्रश्न जो पूछना उत्तर बताना दोनों की अलग अलग प्रक्रिया होती है। क्लास का एक प्रश्न था कि बताइए, क्योंकि हम पहले गणित पढ़ाते थे, तो गणित के अंदर हमने एक बच्चे से पूछ लिया कि बताइए अगर एक खेत को अगर 5 मजदूर, एक खेत को 5 मजदूर अगर 10 दिन में जोतते हैं,
जानते हो जोतना, एक खेत को अगर 5 मजदूर 10 दिन में जोतते हैं तो बताइए 10 मजदूर उसी खेत को कितने समय में जोतेंगे। जब हम 8th क्लास पढ़ाते थे तब उसमें प्रश्नावली थी, प्रश्नावली नंबर 2 मतलब एक्सरसाइज नंबर 2 थी, समय का चाल और दूरी वाली थी उसमें। तो उसमें ये प्रश्न ये था कि बताइए, उस समय के बाद में पूछा हमने बच्चों को कि एक खेत को अगर 5 मजदूर 10 दिन में जोतते हैं तो बताइए 10 मजदूर उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे। तो साहब खड़ा हो गया है खतरनाक विद्यार्थी अच्छा होता है, बच्चा अच्छा होता है। उसने क्या कहा कि सर सुनो, आप फालतू टाइम खराब कर रहे हो बार बार ये प्रश्न पूछ के। कैसे भाई? कि जब उस एक खेत को 5 मजदूरों ने जोत दिया तो उसको दोबारा जोतने की कहाँ आवश्यकता आ गई? जब उस एक खेत को 5 मजदूरों ने जोत दिया तो उस खेत को दोबारा जोत कर क्यों टाइम खराब कर रहे हैं हम? खतरनाक चीज, बड़ी गंभीर चीज। बच्चे कहीं भी सलटा सकते हैं, बच्चों का काम सलटाना। बात उस समय की है कि हमारे एक मित्र हैं, उनके गांव में जब हम प्रचार में गए तो हमने देखा कि वहां पर बच्चे सुबह 8 बजे हंसते गाते खेलते स्कूल से वापस घर आ रहे थे। सुबह 8 बजे स्कूल जाने का टाइम होता है और वो बच्चे 8 बजे अपने बस्ते उछालते उछालते घर आ रहे थे। भाई क्या बात हो गई? तो उसने कहा कि हमारे गांव के अंदर जो स्कूल है, जो हमारे गांव का प्राथमिक विद्यालय है, वो प्राथमिक विद्यालय बिल्कुल शमशान के पास में है। कहाँ है? शमशान के पास में। तो जब भी अंतिम गांव में कोई आदमी समाप्त होता है, उसकी शव यात्रा आती है, उसका जो रास्ता है हमारे विद्यालय के अंदर से जाता है। विद्यालय का जो ग्राउंड है जहां हम पढ़ते हैं वहां से वो लोग शव को लेके जाते हैं। इसलिए गांव में किसी की मृत्यु होते ही हमारे विद्यालय की छुट्टी कर दी जाती है। मतलब अगर गांव के अंदर शव यात्रा आने वाली है, उसकी 1 घंटे पहले हमारे गांव में यहाँ पर स्कूल में छुट्टी हो जाती है। तो बच्चे साहब बड़े प्रसन्न होते हैं। जैसे गांव में किसी की मौत होती है या रात को कोई मर जाता है या सुबह अचानक किसी की मौत होती है, उधर मौत वाले बिलख रहे हैं, रो रहे हैं बेचारे, और इधर बच्चे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हंस रहे हैं, क्योंकि उनकी छुट्टी हो गई। बच्चे छुट्टी से बड़ा प्रसन्न होते हैं। अभी खतरनाक बीमारी चल रही है कोरोना, यहाँ हालत इतनी खराब होती है, पढ़ाते हैं और बच्चे छुट्टियां मना रहे हैं। लेकिन हम भी नहीं छोड़ रहे उनको, हम भी उनको काम खतरनाक ही दे रहे हैं। भाई तुम तो रगड़ते जाओ, हम भी उनको रात दिन लगाए रखे हैं, भाई तुम तो काम करते रहो। उनका होमवर्क हम कम नहीं कर रहे हैं, खूब होमवर्क मिल रहा है लगातार। सुबह उठते बैठते हैं, रात तक घसीटते हैं, उनका टेस्ट ले लेते हैं। तो बच्चे इतने खतरनाक है। तो साहब एक दिन मैं वहाँ पर जब प्रचार में गया तब बच्चे स्कूल जा ही रहे थे। जाते जाते जो एक दीवार होती है, उस दीवार के पास में 2 डोकरे बैठे हुए थे। जानते हैं डोकरे, बूढ़े जो 90-90 साल के बैठे हुए थे। तो उन लड़कों ने हंसकर क्या कहा कि देखो हमारे स्कूल की 2 छुट्टियाँ और बैठी हुई है, हमारे स्कूल की 2 छुट्टियाँ और बैठी हुई है। हालांकि समझ में नहीं आएगा, बाद में समझ में आएगा। 2 छुट्टियों का मतलब क्या है कि 2 दिन की छुट्टी ये बैठी हुई है, इनका भी नंबर कभी आ सकता है छुट्टी के अंदर। तो इस प्रकार बच्चे तो भाई इतना होता है, खतरनाक होती है बच्चे। तो हम इसको देखो समझते हैं। अभी एक चीज़ और बताएंगे, लेकिन पहले हम कुछ उदाहरण और देख लें। उदाहरण ये है कि हमने टैका समझ लिया, टैक के बाद हम ठेका और समझ लेते हैं। देखो हमने चैका और छेका समझा है, फिर हमने टैका उदाहरण भी समझ लिया, और टैक के बाद में जो उदाहरण समझेंगे वो हम समझेंगे ठेका। कहाँ का समझेंगे? ठैसे ठठेरा वाला। देखो ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है? नी है, और नी है के बाद में क्या लिखा हुआ है? ठुरा है। क्या लिखा हुआ है? ठुरा है। तो नी के स्थान पर क्या हो गया? ये स हो गया। विसर्ग के स्थान पर ये स हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है? ठुरह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ठुरह। ये स कहाँ से आया? विसर्ग के स्थान पर से आ गया। जब विसर्ग के स्थान पर से आ गया तो संधि का नाम क्या हो गया? सत्व विसर्ग संधि हो गया। अब नी की जगह नी आ गया, और यहाँ सूत्र कौन सा आ गया? यहाँ सूत्र आ गया इस्तो है, इष्टुना, इष्टुत्व है। इष्टु के अंदर कौन सा पद है? दूसरा पद हो गया। तो ट वर्ग में कोई भी आओ, लेकिन यहाँ पर बदलेगा, इसके स्थान पर बदलेगा। तो जब स के स्थान पर क्या आएगा? सही आएगा। तो यहाँ पर स कौन सा आएगा? हम पढ़ चुके हैं पहले, ये आएगा। आगे क्या लिखा हुआ है? ठुरह है। मिला दीजिए, नी की जगह नी, ये स अर्धमात्रिक हो गया, ये लिख दिया हमने निष्ठुर है। बिल्कुल क्लियर है? आ गया समझ में? अरे भाई समझ में आया नहीं आया? समझ में आपके आ जाना चाहिए, समझ में आपके आ जाना चाहिए। देखिए पढ़ाई अगर हमें करना है तो मन से करना है, पढ़ाना है हमें तो मन से पढ़ाना है, पढ़ाई करना है। अगर कोई भी काम अगर मन से करते हैं तो मन से किया गया काम निश्चित रूप से हमें
आराम से आएगा, कोई तकलीफ भी नहीं होगी। लेकिन अगर बिना मन अगर हम पढ़ाई करके करें, हम पन्ने किताब खोल रखे हैं, पन्ना पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई उसमें आप 5 घंटे पढ़ते रहो, आपको 2 लाइन भी याद नहीं हो सकती। और अगर मन से पढ़ेंगे तो हम पूरे एक पेज को 5 मिनट में याद कर सकते हैं, 5 मिनट में याद कर सकते हैं। तो देखिए हम पढ़ाई के कितने दीवाने हैं, हम पढ़ाई के कितने दीवाने हैं, क्योंकि हम देखो आपको सबको पता है, लगभग जो जानते हैं उन सबको पता है कि हम विद्यालय से छुट्टी बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते। और हमने शायद, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, लगभग 28-30 साल के अंदर मैंने 28-30 छुट्टी भी अभी तक नहीं ली होगी किसी स्कूल में। 28 साल में, 28 दिनों में नहीं, 28 महीनों में नहीं, 28 साल में 28 दिन की भी छुट्टी नहीं ली होगी। क्योंकि पढ़ाई चीज़ ऐसी है, पढ़ाना तो फिर मन से पढ़ाना है, या फिर पढ़ाई को छोड़ो। क्योंकि हमारे जो खून का एक एक जो कण है उसके अंदर पढ़ाई है। जब तक हम बच्चों को पढ़ा नहीं लेते, हम खाना खाना बेकार है। मतलब पढ़ाई का भी हमारे अंदर क्या है, एक नशा है। पढ़ाई भी क्या है, लोग चाहते हैं आराम कर लें, रेस्ट कर लें, सो जाएं, और यहाँ तक जब तक नहीं पढ़ाया जाए तब तक खाना खाना बेकार है। खाना नीचे हजम ही नहीं होता। तो खाना हजम होने की दवाई क्या है, पढ़ाई है। पढ़ाई करा दो, खाना हजम हो जाएगा। तो उसके लिए 4 लाइन क्या है, देखो उसके लिए हमने 4 लाइन बनाई। वो 4 लाइन ये है कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। लोग पागल समझते हैं कि रोज स्कूल आ जाता है, कभी छुट्टी नहीं लेता, ये संडे को भी छुट्टी नहीं लेता, संडे को भी स्कूल पढ़ा नहीं जाता है, तो कोई पागल समझता है। लेकिन हम तो पढ़ाई के क्या हैं, दीवाने हैं। पढ़ाई के क्या हैं, दीवाने। तो कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। मगर धरती की बेचैनी, मगर धरती की बेचैनी तो बस पागल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। मैं तुझसे दूर हूँ कैसे, तू मुझसे दूर है कैसे। ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल समझता है कि मेरा दिल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। हमें चाहे कोई दीवाना समझे, चाहे पागल समझे, लेकिन हम पढ़ाई कराते रहेंगे। और जहाँ तक अगर एक बार तो अंतिम यात्रा के अंदर फिर बैठे रहे ना, और अगर कोई बच्चा पढ़ने के लिए आ जाएगा तो हम वहाँ से खड़े हो जाएंगे, निश्चित है ये। तो अगर हमें कोई ले जा रहा होगा अंतिम यात्रा में, उस समय अगर कोई बच्चे ने कह दिया कि सर थोड़ी सी मुश्किल समझाइए, तो एक बार तो हम वहीं भी खड़े हो सकते हैं, एक बार तो हम वहीं भी खड़े हो सकते हैं। साल ऑपरेशन के लिए कि डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में लेके जाएगा तो उसको कह देंगे बाद में करना, पहले बच्चे को कुछ बताना है, पहले बच्चे को कुछ बताना है। इतना लगाव, इतना पढ़ाई से हमें भाई। तो देखिए आप, ये हमने जो चीज़ बताई है, अब हम चलते, देखो हमने उदाहरण चेक का समझ लिया, उदाहरण में टैग का समझ लिया। अब उदाहरण देखते हम समझते हैं, तय का उदाहरण समझते हैं। तय का उदाहरण बिल्कुल सरल उदाहरण होता है, और तय में इतनी कोई चेंजिंग वाली बात भी नहीं आएगी। तय में चेंजिंग की बात कैसे नहीं आएगी, देखो तय में हमने संधि लिखी यहाँ पर, बिल्कुल सरल है। तो नमः धन ते, नमः धन ते, ये विसर्ग है, ये खर प्रत्याहार है। ये क्या है, विसर्ग, ये क्या है, खर प्रत्याहार। तो न की जगह न हो गया, मैं की जगह मैं हो गया। अब आप बताइए कि विसर्ग की जगह यहाँ क्या होगा। अच्छा, विसर्ग की जगह क्या होगा, क्या होगा, क्या विसर्ग की जगह टय होगा, तय होगा, प होगा, कुछ नहीं होगा। जो इस संधि का नाम है वही होगा, और इस संधि का नाम क्या है, सत्व। तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, स होगा। क्या होगा, स होगा। और कौन सा होगा, जो सूत्र में लिखा है वही होगा। तो सूत्र में क्या लिखा हुआ है, ये स लिखा हुआ है, यही होगा। आगे क्या लिखा हमने, ते। अब देखो ऐसी न की जगह न, मैं की में, अब ऐसा कोई सूत्र नहीं आया कि सैवर के बाद तैवर, ऐसा सूत्र कहीं नहीं आया था वहां पर। तो व्यंजन में कई, व्यंजन में 2 सूत्र आए हैं, एक तो इष्टुना, एक इष्टुत्व वाला, बाकी ये नहीं आया। तो कोई दिक्कत नहीं आया तो छोड़ो, स की जगह सही वापस लिख दो, स की जगह सही हम वापस लिख देते हैं। और ये बोलो हाँ, बोलो हाँ, सही है, बिल्कुल अब क्लियर है। अब नहीं कहते सर स की जगह वह स क्यों नहीं आया, क्योंकि आगे वो सूत्र नहीं था, आगे वह सूत्र नहीं था, इसलिए हमने एक की जगह वापस ये लिख दी। कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये तो हमारे चय वर्ग, टय वर्ग और तय वर्ग की हो गई। अब हमारे पास तीनों स रह गए। उन तीनों स के लिए देखो हम 2 चीज एक और समझते हैं। तीनों स के लिए हम समझेंगे, इसके 2 विकल्प है हमारे पास में। एक तो क्या है कि जो खरी
खर प्रत्याहार बाद में आने पर स आना ही आना चाहिए, बिल्कुल स आएगा। और एक सूत्र हमारे पास में और था जो अष्टाध्यायी के वास्तरी सूत्र क्या है, वह सरपरे। तो उस दो सूत्रों को मिलाकर एक सूत्र बनाया था, सरपरे विसर्जनीय है, सरपरे विसर्जनीय है। तो हमने एक तो ये लिख दिया, ये रहा सरपरे विसर्जनीय है, सरपरे विसर्जनीय है, विसर्जनीय है। तो अगर सरपरे विसर्जनीय का मतलब क्या हो गया, समझो पहले इसको, यहां हम अलग अलग करते हैं, स ये क्या है परे, ये क्या है विसर्जनीय है। अब इसका मतलब देख लो पहले क्या होता है, स अगर बाद में हो तो विसर्जनीय है, विसर्ग होगा। स अगर बाद में हो तो क्या होगा, विसर्ग होगा। मतलब स अगर बाद में है तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, विसर्ग ही होगा। और किससे होगा, वाह। वाह का मतलब होता है विकल्प से, मतलब इसकी दो संधियां होगी, दोनों संधियां सही है, कहीं कोई गलत नहीं है। स परे विसर्जनीय है। और ये सूत्र है पाणिनि के कौन से अध्याय का है, वही 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 35वां सूत्र है। 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 35वां सूत्र क्या है, सरपरे। देख लेना कि सरपरे विसर्जनीय ये सूत्र लिखा हुआ है वहां पर। तो हम दोनों सूत्र अलग अलग बनाएंगे। एक तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर लिख रहे हैं हम हरि सेते, हरि है धन सेते। और ये मोस्ट सूत्र है भाई, ये कई बार पूछा जा चुका है। हरि सेते, एक इधर लेते हैं हरि सेते, हरि है धन सेते, दोनों सूत्र हमने लिख दिए, दोनों लिख दिए। अब देखिए इसके स्थान पर तो क्या हो गया, है के स्थान पर है हो गया, री के स्थान पर री हो गया, विसर्ग के स्थान पर क्या बनेगा, स बनेगा। इधर कौन हो गया, सेते। यहां तो समझ में आ गया भाई, विसर्ग के स्थान पर बनेगा तो सही, तो स बन गया। अब यहां पर संधि कौन सी आ गई, स्तो है इश्चुना। ये देखो स्तो का स, इश्चुनो का स, तो इसके स्थान पर क्या बनेगा, स कौन सा बनेगा, इश्चु वाला स बनेगा, जो हमने वहां देखा था, किसमें, निश्चल में देखा था। तो यहां पर क्या गया है और री, इसके स्थान पर स कौन सा बनेगा, ये स, और ये क्या हो गया, सेते। देखो समझ आ चुका तुम्हारे यहाँ पर, इस स के स्थान पर स क्यों बना, इस्तो है इश्चुना, इश्चु के हिसाब से बन गया इस स का इस। लिखो वापस, है री, ये हो गया सेते। बिल्कुल समझ में आ चुकी। देखो इस्तो है, वहां पर ये स होता है। इस्तोना में क्या आता है, यहाँ पर इस्तोना में ये पद आते हैं, ये पद इस्तोना में होते हैं। और इश्चुत्व में कौन से होते हैं, इश्चुत्व में ये पद होते हैं, च, क्ष, जय, घ और ये पद। तो देखिए अगर इस स के बाद में इनमें से कोई भी हो, स के बाद में अगर इनमें से कोई भी एक पद, स के बाद में चाहे ये हो, चाहे स के बाद में ये हो, स के बाद में कोई भी एक पद हो, बनेगा क्या, ये स बनेगा। समझ गया मैं। तो ये देख लो आप, स के बाद में ये स आ गया तो क्या बनेगा, स के स्थान पर ये स बन गया। तो स के स्थान पर जो बदलाव होता है वो समय होगा, ये हम समझ चुके हैं। अब ये था हमारा सूत्र कौन सा, सरपरे विसर्जनीय है। कि अगर स बाद में हो, अगर स बाद में हो तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग रहता है, किससे, विकल्प से। तो इसकी संधि वापस हम यही कर सकते हैं, ये लो स के बाद विसर्ग है तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग भी छोड़ दो, संधि क्या बन गई, हरिय सेते, कोई समस्या नहीं है। तीनों सवाल संधि यही बनेगी, चाहे कोई संधि कर लो। हम दे निधन संकोच, अगली संधि ले लेते हैं हम निधन संकोच। अगर निधन संकोच की हम संधि लेंगे, निधन संकोच की अगर हम संधि लेंगे तो देखो ये आ गया नी धन, ये आ गया संकोच है। तो नी की जगह नी हो गया, विसर्ग की जगह स हो गया, और संकोच की जगह संकोच हो गया। क्लियर है बिल्कुल, ये तो नी संकोच है। अब नी की जगह नी, अब सूत्र ऐसा आया ही नहीं, कोई सूत्र नहीं है ऐसा। व्यंजन संधि में इस्तो इष्टुना या इस्तो इष्टुना को सूत्र आया नहीं था, तो इस की जगह वापस यही सा हो गया और संधि क्या होगी, निसंकोच है। संधि क्या हो जाएगी, निसंकोच। अगर ये संधि यहाँ बनती है तो नी के स्थान पर नी और आगे स हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, विसर्ग के स्थान पर वापस कर दो, ये संधि क्या हो जाएगी, निसंकोच है। क्योंकि यहाँ पर सरपरी विसर्जनी है। ये बोर्ड में दोनों संधि कर सकते हैं, बोर्ड दोनों संधि पूछ भी सकता है बोर्ड वाला, कहीं कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं समझने योग्य। हम एक संधि और लिखे थे बीच में आपके, ये स वाली आ गई, एक स की संधि और छुटकी, वो भी बता देते हैं आपको, नहीं फिर समस्या लग जाएगी सर ने कुछ बताया नहीं, एक संधि तो छोड़ ही दी थी। ये हो गया आपके रामस, ये हो गया रामः धन षष्ठ है, रामः धन षष्ठ है। लीजिए
राम का राम हो गया, विसर्ग के स्थान पर क्या आ गया, स आ गया। यह हमने क्या लिख दिया, षष्ठ है। क्या लिख दिया हमने, षष्ठ है। ये हो गया आपके स्तो है इष्टुना, स्तो है इष्टुना के हिसाब से यहाँ से बनेगा, आप बनेगा वो। हमें विसर्ग संधि में इतना ही ध्यान रखना है, स्तो इष्टुना का और स्तो इष्टुना का, ये तो हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है। इस बात को दिमाग के अंदर बिल्कुल हमें बैठा ही लेना भाई, ध्यान रखना आप। तो यहाँ हो गया रा, ये मैं, इस स के स्थान पर ये स आ गया, तो स कौन सा बन गया, ये स बन गया। आगे षष्ठ है, आगे क्या हो गया, षष्ठ हो गया। लिख लो इसको, रा मैं अर्धमात्रिक कर दिया हमने, षष्ठ का षष्ठ हो गया। इस प्रकार जो चीज बन गई, इसका इधर कैसे करेंगे, इधर कुछ नहीं करना है, सरपरे विसर्जनीय कैसे, ये लो, ये संधि बन गई रामशिष्ट है, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग हो गया। क्लियर है ये चीज। तो इस पर अब देखो एक चीज भी थोड़ी और बता देता हूं कि अगर मान लो बोर्ड में जो हमने संधि बनाई थी इच्छुत्व वाली, क्योंकि ये चीज समझाने की बात है, नहीं बात के अंदर आप कंफ्यूज वाला मामला ज्यादा होता है और हम कंफ्यूज के मामले को यहाँ खोल देते हैं पहले। अगर बोर्ड में ये संधि पूछ ली गई आपकी कि इसकी संधि विच्छेद करो, रामश चलती, इसकी संधि विच्छेद करना है। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज इसलिए हो सकते हो भाई मैं इसकी इच्छुत्व बनाऊं या सत्व बनाऊं। देखो जो चीज मुझे पता है, कंफ्यूज कहाँ होता है, क्योंकि मुझे पता है गदागिरी, वही बात है कि हमने कहाँ गलतियां की थी, हम कहाँ कंफ्यूज हो रहे थे, वो चीज़ हम आपको पहले बता देते हैं, क्योंकि हमें पता हमसे गलतियां कहाँ कहाँ हुई है, ताकि कम से कम वो गलती तो आप लोग नहीं करें। हमसे ये समस्या होती थी जब हम सर को पूछते थे, हमारे कभी समझ में नहीं आता तो तुरंत सर डांट करके बैठा देते कर, तू बढ़ के क्या कलेक्टर बनेगा क्या भाई, तुरंत मतलब अगर सर से कुछ चीज़ पूछे, हमारे सर नहीं होते थे। देखो पहली बात तो बताऊं, हमारे गुरुजी होते थे। हमें सरकारी विद्यालय में अपने अध्यापकों को गुरुजी कहते थे वहाँ पर। तो हम बोलते गुरुजी इस जो आपने बनाई है समझ में नहीं आ रहा कैसे बनाया है। अरे तू बैठ जा नीचे भाई, तू क्या कलेक्टर बनेगा क्या। तो मतलब जो पढ़ता वो कलेक्टर ही बनता था बस केवल। लेकिन इस संधि का कभी किसी ने बताया नहीं, वो संधि कैसे क्या बनेगी, हमारे समझ में कभी नहीं आया। लेकिन हमने समझी है, अथक प्रयास थोड़ा किया हमने, रटी नहीं चीज़ को समझी है, और हम समझाने का प्रयास ही आपको कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जो जितना गधा छात्र होता है जब वो टीचर बनता है तो उतना ही बेस्ट क्वालिटी का बनता है। ये मेरे वक्तव्य है, ये मेरा ऐसा मंतव्य है, ये मेरा मानना है। तो देखिए अब ये इसके बारे में थोड़ा बता दूं, लेकिन बाद में पहले समझा दूं मैं आपको। इसकी जो संधि बनेगी वो दो संधि बनेगी, इसकी हम दो संधि बना सकते हैं। अगर मान लो इसकी संधि बनाई हम रामः धन चलती, संधि क्या बना रहे हैं, रामः धन चलती, तो क्या ये संधि गलत है, ये संधि गलत नहीं है, ठीक है। इधर हम संधि बना रहे हैं रामस धन चलती, संधि क्या बना रहे हैं, रामस धन चलती, क्या ये संधि गलती है, दोनों संधियां बिल्कुल सही है। ये गलती कब हो सकती है, अगर हम ये संधि बना रहे हैं और यहाँ हम नाम लिख रहे हैं इच्छुत्व व्यंजन, यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, इच्छुत्व व्यंजन, और दूसरा लड़का है वो यहाँ नाम क्या लिख रहा है, सत्व विसर्ग। अगर ये हमने नाम लिख दिया इसका मतलब ये संधियां क्या है, गलत। देखिए अगर जब हमने ये संधि बनाई है तो इसका नाम क्या, जी यहाँ क्या आ गया, विसर्ग, तो विसर्ग वाली संधि कौन सी हुई, ये हुई, तो इसका नाम क्या आएगा, यह आएगा सत्व विसर्ग संधि। तो यहाँ क्या नाम आएगा, ये नाम यहाँ आएगा सत्व विसर्ग, और ये नाम वहाँ जाएगा क्योंकि ये व्यंजन संधि है, तो इसका नाम क्या होगा, ये होगी इच्छुत्व व्यंजन, और ये क्या होगी, सत्व विसर्ग संधि। ये हमें ध्यान रखना है, संधि विच्छेद दोनों सही हैं, लेकिन संधियों के नाम गलती कर दिए। सर मैंने दोनों संधि बिल्कुल सही से की थी, भाई आपने संधि दोनों सही से की थी, लेकिन नाम लिखने में आपने गड़बड़ कर दी, और हम आधा नंबर कभी नहीं देते, हम नंबर देते हैं 0। बोर्ड अगर आप में से बोर्ड में से आपने एक चीज़ सही कर दी, बोर्ड उतना नंबर देता है, लेकिन हम बिल्कुल साफ 0 देते हैं। ये इसका विशेष प्रयोजन हमारे पास में है। तो इसका नाम यहाँ पर क्या आएगा, इसका नाम यहाँ पर आएगा सत्व विसर्ग संधि। इसका नाम क्या लिखेंगे हम, सत्व विसर्ग संधि, और इसका नाम क्या लिखेंगे हम, इसका लिखेंगे इच्छुत्व व्यंजन संधि, इच्छुत्व व्यंजन संधि। तो इस प्रकार ये मैंने आपको चीज समझा दी है। अब थोड़ा बता दूं आपको कि जो चीज हम नहीं समझ रहे थे वो चीज हमने आपको समझा दी है। इसके लिए भी मैं 4 लाइन बोल दूं आपके लिए, और अंत में, कोई लब छू गया था तब कि अब तक गा रहा हूं मैं, कोई लब छू गया अब तक, कोई लब छू गया था
तब कि अब तक गा रहा हूँ मैं, बिछुड़ कर तुमसे अब कैसे जिया जाए बिना कैसे, बिछुड़ कर तुमसे अब कैसे जिया जाए बिना तड़पे, जो मैं खुद नहीं समझा तुझे समझा रहा हूँ मैं, कि अब तक लब तो छू गया था तब कि अब तक गा रहा हूँ मैं, कि जब हमने सर को पूछा था, गुरुजी को पूछा था, तभी हो गया, तब से हम यही गा रहे हैं, तब से हम यही गा रहे हैं कि ये संधि समझ में नहीं आ रही है। लेकिन आप कम से कम ये चीज़ मत गाना कि ये संधि समझ में नहीं आ रही है। अगर ये संधि समझ में नहीं आ रही है तो हम जिंदा हैं, हमें जिंदा हैं। और मैंने पहले कह दिया था कि आप लास्ट के अंदर है, अंतिम यात्रा से आवाज़ लगा सकते हो पूछने के लिए, फिर भी हम आएंगे, फिर भी हम संधि को बताने के लिए जरूर आएंगे, प्रयत्न करेंगे कि एक बार तो अंतिम आप मन से पुकारो, मन से पुकारने पर जरूर हम आपके सामने इस संधि को बनाने के लिए आएंगे, चाहे कैसे बन के हो, चाहे किसी के अंदर घुस के हो, किसी की आत्मा के अंदर घुस के हो, हम ये संधि जरूर बताएंगे आपको। तो मित्रों, विद्यार्थियों, देखो ये मजाक की बातें होती है, आदमी को मस्ती करते रहना चाहिए, और जब तक मस्ती है तब तक आदमी की हस्ती है। इस प्रकार ये हमारी सत्व संधि का जो आज का वीडियो था, जो चैप्टर था, ये पद था, जो टॉपिक था, वो यहाँ समाप्त होता है। आपके समझ में आ जाना चाहिए। आप जरूर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। भाई आज तक मैंने कहा नहीं आपको वीडियो में, लेकिन अगर आप वीडियो देखते हो, अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो जरूर इस पर कमेंट दीजिए। नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।